लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, और आज हम एक क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें वो दोनों बता रहा होगा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई भी आपकी मर्जी है और दूसरा उसमें कहेगा कि जनाब आप अपनी मर्जी से इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेके जा सकते हैं। ओके, लेकिन उसके पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन की नेचर कैसी है। देखिए जनाब, सबसे पहले मोमिन लिमिटेड के नाम से हमारे पास एक क्वेश्चन है। कह रहे जनाब, मोमिन लिमिटेड परचेज 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 जनवरी 2009। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर 2% इन बोथ बाइंग एंड सेलिंग। ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसकी कितनी है? 2% है। बेशक इनको बेचे या अपने पास हो रखे। फेयर वैल्यूज एट डिफरेंट डेट्स आर एज फॉलोज। 1 जनवरी 2009 को फेयर वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये की पर शेयर। 31 दिसंबर 2009 को 108, 30 जून 2010 को 111, 31 दिसंबर 2010 को 110। डिविडेंड अमाउंटिंग ₹4 पर शेयर वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 30 जून 2010। ठीक है जी। और ML ईयर एंड इज 31 दिसंबर। डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ? 30 जून 2010 को, यानी कि उस टाइम हमें मिल भी जाएगा। और हमारा ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर को। तो कहता जी प्रिपेयर नेसेसरीज एंट्रीज एज्यूमिंग ML क्लासीफाई द शेयर्स अंडर। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे क्या उसने बताया कि जनाब उसका मकसद, उसका जो उसने होल्डिंग फॉर सेलिंग पर्पज रखा हुआ है या नॉट, उसने कुछ यहाँ पे मेंशन किया? होल्डिंग फॉर, हम इसमें दो चीज़ें देखते हैं ना कि होल्डिंग फॉर सेलिंग पर्पज है या नहीं है। तो यहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया हुआ, तो इट वुड बी एज्यूम्ड कि यहाँ पे होल्डिंग फॉर सेलिंग पर्पज नहीं है, नॉट होल्डिंग फॉर सेलिंग पर्पज है। जी, वो होल्ड करेगा अपने पास। ठीक है। अब जब वो होल्ड करेगा तो उसके पास कितनी ऑप्शंस हैं? जब वो होल्ड करेगा तो उसके पास कितनी ऑप्शंस हैं अकाउंटिंग के लिए? 2 ऑप्शंस हैं। दिस इज एक्विटी। ठीक है जी। तो एक्विटी में सिर्फ 2 थे, आपके सामने भी हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप देख सकते थे। लेकिन बहरहाल तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू PNL, तो हमने कहा था दोनों ऑप्शंस किसके पास अवेलेबल होती हैं? जहाँ पे वो अकाउंटिंग, जहाँ पे उसने नोट होल्डिंग फॉर ट्रेडिंग पर्पज रखा हो, ठीक है जी, सेलिंग पर्पज रखा हो, तो वहाँ पे फिर उसके पास दोनों ऑप्शन हैं, या तो वो OCI के थ्रू चला जाए या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू चला जाए। ओके, तो अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू जाता है तो सब्सिक्वेंटली वो क्या कर सकता है? OCI में शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर उसने एक दफ़ा OCI को इनिशियली कंसिडर कर लिया तो फिर वो इररिवोकेबल होगा, फिर वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। क्या हाल है? ठीक हो? समझ आ रही है कुछ? ओके। तो अब यहाँ पे उसने कहा जनाब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। कौन कौन सी ऑप्शन है जी? कहते हैं जी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। पहले उसने किस तरह से किया? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और सेकंड उसकी रिक्वायरमेंट, मतलब उसने सब्सिक्वेंटली चेंज नहीं किया, बल्कि उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है क्या? फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो अब जरा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग बात करते हैं। उसने क्या कहा जनाब, इनिशियली कब किस चीज़ पर रिकॉग्नाइज होगा? फेयर वैल्यू पे। अब जरा देखना पड़ेगा कि हमने जो जर्नल एंट्रीज पास करनी है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस ना, तो हमने जो पास करनी जर्नल एंट्री, कब उसने परचेज किए थे शेयर्स? 1 जनवरी 2010। 1/1/2010। 9 के 10 है? 9 है। 1/1/2009। अच्छा जी। अब उस एंट्री पे बेटा क्या पास करेगा? फाइनेंशियल एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से? फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू कितनी थी उसकी 1 जनवरी 2009 को? 100 रुपये। ठीक है जी। तो 100 मल्टीप्लाइड पे कितने शेयर्स परचेज किए? 500। तो कितना हो गया ये? 50,000। शेयर्स कितने? मुझे क्या हो गया आज? हो क्या गया भाई मुझे? 5 लाख। कभी 2009 2010 लग रहा है, 5000 शेयर्स 500 लग रहा है। अच्छा जी। इसके बाद जनाब ये तो हमारे पास आ गया जी, जो हमने इनिशियल इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ओके। अच्छा, अब हमारा 2009 में कोई चेंज वगैरह आया, कोई एडिशन, कोई डिलीशन, कुछ डिविडेंड मिला हो,
2009 में, डिविडेंड भी हमें जाके 30 जून 2010 को जाके मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 31 दिसंबर को जब मेरा साल खत्म होगा जी, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी मुझे फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्या फेयर वैल्यू में कोई फ़र्क आया। तो हमने कहा जी बिल्कुल फ़र्क आया। कितने का फ़र्क आया, 108 रुपये का फ़र्क आया। तो मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें 2% है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को वो क्या करेगा, यहाँ पे हमने शायद लिखा नहीं है, यहाँ पे भी लिखना चाहिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। ओके जी, तो 1/1/2009 को ही प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे और एक्सपेंस को क्या करेंगे, एक्सपेंस किस चीज़ का, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे टू बैंक या कैश, जो भी आप इसमें लिख दें। कितने की जनाब ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, उसने कहा जनाब जितने की इसकी होगा उसका 2%, ठीक है जी। तो 2% कितना आएगा इसका, जी बेटा कितना आएगा, 10,000। अच्छा, अब आप इसको अलग से भी इसकी एंट्री पास कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको इसकी एंट्री इसी में ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कि मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस को अलग से मेंशन कर दें। दोनों सिचुएशन में ठीक है। ओके, आपकी बुक वाले ने इसको इसी एंट्री में लिखा हुआ है। ओके, तो दोनों सिचुएशन में बिल्कुल ठीक समझा जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब देखिए, ओहो 31/12/2009 को क्या हुआ, फेयर वैल्यू इसकी चेंज होगी। कितना फर्क आया जी, 108 रुपये अब फेयर वैल्यू हो चुका है, तो मतलब बढ़ी है फेयर वैल्यू। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, डेबिट, फाइनेंशियल एसेट डेबिट होगा, और किधर जाएगा जनाब, ये हमने कहा था फेयर वैल्यू में जो चेंज आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, या इनकम का नाम से हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस का कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से जनाब, 8 रुपये हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 कितना आएगा, 8 5 40, 40,000। ओके, ले जनाब, साल खत्म हुआ, अगला साल आया। अब सब्सिक्वेंटली क्या हमें कहता है जनाब, आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है किस पे, फेयर वैल्यू पे। तो अब अगला साल जनाब कब आया जी, अब पूरा साल गुजरा, क्योंकि 31 दिसंबर 2009 या 1 जनवरी 2010 एक ही बात है, पूरा साल गुजरा जनाब। लेकिन साल के दरमियान में ही क्या हुआ, 30 जून को डिविडेंड आ गया। तो 30/6/2010 को हमने क्या कहा था, डिविडेंड को किधर लेके जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना। तो क्या करेंगे जनाब, डिविडेंड डेबिट करेंगे, ठीक है। क्या हमें मिला है, हमें डिविडेंड जो रिसीवेबल था या मिलना था अभी, ठीक है, क्योंकि अभी हमें कैश पेमेंट वगैरह हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, डिविडेंड रिसीवेबल, क्योंकि डिक्लेयर्ड हुआ है वो, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट करेंगे किस नाम से, डिविडेंड इनकम के नाम से। कितने का जनाब डिविडेंड मिला हमें, 4 पर शेयर है। तो 4 पर शेयर का मतलब क्या जी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 तो 20,000। ओके हो गया। इसके बाद जनाब, और 31 दिसंबर 2010 को उसने, क्योंकि डाटा भी 10 तक में दिया हुआ है, वहीं तक हम लोग उसको बनाएंगे। तो 31 दिसंबर 2010 को क्या हुआ जी, अगेन फेयर वैल्यू इसकी कितनी हो गई, 110 की हो गई। इसका तो कोई काम नहीं, जब हमने इसको रिकॉग्नाइज करना तभी लिखेंगे ना इसको। जी, हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो हमेशा ईयर एंड पे करेंगे, जो भी हमारा ईयर एंड होगा। ओके, क्योंकि इसकी रिकॉग्निशन, अब अगर आप इसको हर महीने इसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे तो फिर तो कहानी खत्म होगी ना। अच्छा जी, तो अब जनाब क्या हुआ, फेयर वैल्यू अगेन बढ़ गई, 108 से 111 पे पहुंच गई, 110 पे पहुंच गई। तो जनाब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, कितने से, अब हमने कहा था जनाब 108 थी पिछले साल, अब कितनी हो गई है 110। तो 2 रुपये को मल्टीप्लाई करूंगा 5,000 से, तो क्या आंसर आएगा 10,000।
जी बेटा, यहाँ तो कोई मसले मसाइल? ओके, अच्छा जी। अब ये जनाब हमारे पास आ गया था फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। मैं अभी इसी में एंट्रीज ज़रा यहाँ पे करके पास कर देता हूँ, अगर नज़र आ सका तो। अब हम बेटा बात कर लेते हैं जी फेयर वैल्यू थ्रू उसके, ये हमने कल भी देखा था, ठीक है। दोबारा फिर देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है। एंट्री कब पास करेंगे जनाब? 1/1/2009 को किस चीज़ की एंट्री पास करेंगे भाई? फाइनेंशियल एसेट डेबिट होगा और बैंक होगा क्रेडिट। इस दफ़ा क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एसेट का हिस्सा ही बना देते हैं। तो फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल कॉस्ट, तो 5 लाख जमा 10,000 कितना हो गया जी? 5,10,000 से ये डेबिट और 5,10,000 से ये क्रेडिट हो गया जी। ओके बेटा, इसके बाद जनाब 31/12/2009 को एक एंट्री पास होगी। किस तरीके से कि जनाब आपका वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जनाब फाइनेंशियल एसेट डेबिट और इनकम या ओसीआई में जो जाएगी इनकम क्रेडिट कितने से? 40,000 से। उसके बाद जनाब आप 30/6/2010 को एंट्री पास करेंगे। हमने कहा था कि डिविडेंड जो होगा वो किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस रिसीवेबल में डिविडेंड इनकम में क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 20,000 से। और लास्ट में जनाब आपके पास 31/12/2010 को एक एंट्री पास होगी फाइनेंशियल एसेट डेबिट, और जो भी चेंज आएगा वो किधर जाएगा? उसी में जाएगा कितने से क्रेडिट? 10,000 से। नहीं जनाब, चलिए 40,000 वाली एंट्री है, उन्हें 30,000 से दी है। ये ऊपर 102 है उसका। एक मिनट। इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? कितने भी हमने एसेट को रिकॉर्ड किया था, इसको कोशिश किया करें कि इसको ऐसे लिख लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने तो उसको एग्जाम्पल थे तो इस वजह से किया था। 5,10,000 आपने लिखा था ना, अभी कितनी वैल्यू हो गई है? 108 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 5,000। इसमें से माइनस कर दें 5,10,000, मतलब पुरानी वैल्यू को माइनस आपने करवा देना नई वाली वैल्यू से। नई वैल्यू निकाल लिया करें और पुरानी वैल्यू। अब बताइए कितना डिफरेंस है? 30,000। ठीक है, तो जल्दबाजी में मिस्टेक ये वाली हो सकती है। ओके, तो कोशिश करें। अब यहाँ पे भी अगेन आप यही काम कर सकते हैं, जैसे फेयर वैल्यू चेंज हो पिछली वैल्यू देखिए, ठीक है, और जो चेंज वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ओके, नहीं बेटा, सब में ही ऐसे होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओसीआई में फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, मतलब फाइनेंशियल एसेट के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने ऐड कर दिया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ऐड नहीं की। ठीक है, वो इसीलिए जितनी फेयर वैल्यू आ रही थी वो उतनी ही फेयर वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल एसेट जो है उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड होके आएगी। तो हमने फाइनेंशियल एसेट को कितने पे रिकॉर्ड किया होता है? इतने पे रिकॉर्ड किया था। तो अब जारी बात है जो चेंज आएगा इसी में से देखेंगे ना, तो बेहतर यही है कि आप अमाउंट का डिफरेंस जो है वो लिख लिया करें। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, अब ना एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये बड़ी मजे की चीज़ है। इसमें जस्ट आपने बताना है, ये भी इसका एक तरीकेकार है क्वेश्चन पूछने का, कि इसमें आपने ट्रीटमेंट बताना होता है। आपने इसमें आंसर सोल्व करके नहीं लिखना होता, बल्कि आपने साथ में कुछ इसको नरेट भी करना होता है कि अभी हम क्या करेंगे तो क्या नहीं करेंगे। सबके सामने है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8। 15 अक्टूबर 2016 को क्या हुआ जनाब? रशीद इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट की क्रीम लिमिटेड में, केएल में, और बशीर लिमिटेड बीएल में। 1,55,000 शेयर जनाब इन्होंने परचेज किए 4% इक्विटी के साथ।
20 मिलियन की कॉस्ट में। अब इस कॉस्ट के लिए इसने स्टार ऊपर बना के उसने बताया हुआ है जनाब इस कॉस्ट में क्या शामिल है, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। किसमें? ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है। बशीर लिमिटेड के 1,35,000 में 2% की इक्विटी के हिसाब से जनाब 65 मिलियन की इसने इन्वेस्टमेंट की है उसमें। अब कहता है जी इन्वेस्टमेंट इन KL वाज इररिवोकेबली इलेक्टेड एट इनिशियल रिकॉग्निशन एज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। उसने कहा जनाब ये जो KL है, KL मतलब करीम लिमिटेड के अंदर जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी वो थ्रू OCI को उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन बशीर लिमिटेड वाज डेजिग्नेटेड एज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। उसने खुद ही आपको बता दिया कि बशीर लिमिटेड BL के अंदर उसने क्या किया, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। कहता जनाब ऑन 31 दिसंबर 2016 द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ KL एंड BL एज ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज ₹80 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। उसके जो शेयर की प्राइस थी वो KL की 60 रुपये थी और BL की 600 रुपये थी पर शेयर। RIL's ब्रोकर नॉर्मली चार्जेस ट्रांजैक्शन कोस्ट 0.2% और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 0.2% है। इसको मिटा दो ना बेटा। जी सर। ओके जी, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट है जनाब, पहले ज़रा लिख लेते हैं कि KL में जो फेयर वैल्यू थी एसेट की, उसकी इक्विटी की वो कितनी थी? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी थी? 20 मिलियन। और BL में कितनी थी? और ये भी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 65 मिलियन की। अच्छा जी, अब दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रहा है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इटसेल्फ कितनी है? 0.002 यानी कि 0.2% मतलब 0.002 किसका जो भी मतलब यहाँ पे फेयर वैल्यू होगी 0.002। अच्छा जी, और 31 दिसंबर 2016 को उसकी शेयर प्राइस 31 दिसंबर ये है कब? 15 अक्टूबर 15/10/2016। और जब आपने एक्वायर किया और 31 दिसंबर 2016 को जो KL है उसकी फेयर वैल्यू कितने शेयर्स आपने परचेज किए जनाब? 1,55,000 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ? 80 जी, जितने उसकी नई शेयर वैल्यू है 80 के साथ कितने पैसे बन गई है? मल्टीप्लाई करवाएं 1,55,000 मल्टीप्लाइड बाय 80 लें जनाब। और BL की BL के कितने उसने शेयर परचेज किए थे? 1,35,000 जी। और इसका हो गया 600 रुपये पर शेयर जी। 81 मिलियन जी। अब ये जनाब हमारे पास डाटा उसने प्रोवाइड हमें कर दिया और अब हमें कहता है कि क्या करना है? एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगेन दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपने अकाउंटिंग एंट्रीज या आपने जब सिंपल आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। तो ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जनाब आपने प्रॉपर नरेट भी करना है साथ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS 9 के तहत ही होगा। तो कहता है जनाब आपने जो इन्वेस्टमेंट की है KL में, सबसे पहले हम लोग KL की बात करते हैं जी। इन्वेस्टमेंट इन KL, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया है? थ्रू OCI लेके जा रहे हैं, तो इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? हमने कहा जनाब IFRS। अब जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है? मैं जस्ट इसकी देखूंगा यहाँ पे कि अमाउंट वगैरह, ठीक है? लैंग्वेज यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। कहता जी इन्वेस्टमेंट इन इनकी जो इनिशियल रिकॉग्निशन है किस पे होगी जनाब?
फेयर वैल्यू इनिशियल रिकग्निशन होगी किस पे, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, जो कि कितनी उसने बताई हुई है ऑलरेडी, 20 मिलियन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, RIL has made irrevocable election to present subsequent changes in fair value in equity investment in other comprehensive income instead of profit and loss account. Investment in KL would initially be recognized at fair value plus transaction cost in explanation 20 million. Is it okay? ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट की बात वाली। तो हमने कहा जनाब इसको IFRS 9 हमें कहता है कि इसको रिकॉर्ड किस पे करेंगे, फेयर वैल्यू पे, और जो भी डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा, OCA में जाएगा। ठीक है जी। तो इसकी रिकॉग्निशन हम लोग अगर बात करेंगे तो वो फेयर वैल्यू पे आएगा, और फेयर वैल्यू कितनी जनाब हमने निकाली हुई है, 12.4 मिलियन। ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा, वो जनाब 20 मिलियन माइनस 12.4 मिलियन जी, कितना आया, 7.6 मिलियन। ये किधर जाएगा, OCA में जाएगा एज एक्सपेंस बन के। अच्छा जी, इसके बाद जनाब देखिए, ऑन 31 दिसंबर 2016 इन्वेस्टमेंट इन KL शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 12.4 मिलियन, जैसे हमने भी देखा। और उसके बाद जी, एंड लॉस ऑफ 7.6 मिलियन शुड बी बुक्ड थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। क्लियर जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब दूसरी BL के अंदर। तो BL में इनिशियल रिकॉग्निशन इस पे कैसे होगी जनाब, फेयर वैल्यू पे होगी। और फेयर वैल्यू जो हमें दी है उसने, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमें दी हुई है। मतलब ये जो 65 मिलियन है ये हकीकत में 100% नहीं है किसी भी चीज़ का, ये 100.002 है। ठीक है जी, तो 100.02% है। तो अगर मैं इसको 65 मिलियन को इसके मैं 100% निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.002 के साथ। ओके, समझ आइए बात की, क्योंकि ये इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है। ये अमाउंट इस अमाउंट को अगर मैंने 0.002 लेके माइनस करवा दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर, ये बेसिक मैथ्स है, मैं इस तरफ इतना ज़्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा। जी बेटा, कितना हो गया, 64.87 मिलियन। 64.8, ठीक है जी। अब ये हमारे पास, और इसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी वो हम किधर लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस जी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1.3 नहीं 0.13 मिलियन है, तो 1,30,000 हुआ ना, 1,30,000 जनाब ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओके, और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट एक दफा पढ़ लेते हैं इसको। क्या था जनाब, सिंस द इन्वेस्टमेंट इन BL हैज बीन डेजिग्नेटेड एज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, हेंस द सेम शैल बी मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू। और वो कितने जनाब, 64.87 मिलियन, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ रुपीज 0.13 मिलियन, यानी कि 1,30,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में ये जाएगी। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हम जनाब किस तरीके से करेंगे, फेयर वैल्यू के। ओके, और इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब इसमें देखिए ज़रा, अब हमारी फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है, 81 लाख, 81 मिलियन। इसमें से हम लोगों ने माइनस करवाना है 64870,000। जी बेटा, 16.13 मिलियन जी। और ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा।
यहाँ तक की प्रॉब्लम ऑल ओके। अच्छा जी, अब जनाब हम बात कर लेते हैं हमारा डेट इन्वेस्टमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। बिठा दूँ इसको? तो ये आई होप कि ये क्लियर होगा। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा, या तो जनरल एंट्रीज पूछेगा या फिर दूसरा हमें क्या पूछ लेगा हमारे से, ये इस तरह से ट्रीटमेंट उसका पूछ लेगा। अच्छा, अब डेट के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन है बेटा? 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हमारे पास आएंगे। डेट पे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात की थी, वो तो हमने पढ़ लिया था। एक चीज़ होती है इफेक्टिव रेट, एक होता है नॉमिनल रेट। इफेक्टिव रेट और ये दोनों के दोनों इंटरेस्ट रेट हैं। दोनों में फिर फर्क क्या बेटा? जो होता ना इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट को हम लोग कहते हैं, ये हकीकत में क्या है? IRR। आप लोगों ने क्यों में पढ़ा होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमेशा जितना बैलेंस होगा हमारे इन्वेस्टर का, जितना बैलेंस होगा उसके ऊपर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर क्या करता रहेगा? ये इंटरेस्ट अमाउंट इम्पोज होती रहेगी। मतलब इफ आई से कि जनाब इफेक्टिव रेट जो है वो इम्पोज होता है किस पे? आउटस्टैंडिंग बैलेंस इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम लोग इफेक्टिव रेट के साथ, ठीक है। इसको बाज दफा कूपन रेट भी कहते हैं। सॉरी, कूपन रेट इसको नहीं कहते, इफेक्टिव रेट ही कहें इसको। इफेक्टिव रेट के साथ जो भी इसका इफेक्टिव रेट या IRR, जैसे हमने बात की, एक ही बात है, ठीक है। और वो ये बताएगा जनाब आपको कि इसका IRR इतने परसेंट या इसका इफेक्टिव रेट इतने परसेंट है। अच्छा जी, नॉमिनल रेट वो वाला रेट होता है जब आप कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जब आप डेट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उसकी फेस वैल्यू पे एक परसेंटेज लिखा होता है कि जनाब आपको इतने परसेंट क्या किया जाएगा, आपको रिटर्न दिया जाएगा, ठीक है। और वो रिटर्न हमें साथ साथ मिलता भी रहता है। ये वो वाला रेट होता है जो रिटर्न हमें साथ साथ मिलता नहीं है। जब हमने उसको मैच्योरिटी के टाइम पे, जब हम डेट अपने इन्वेस्टमेंट को वापस करते हैं, डी इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमें पैसे मिलेंगे उसके साथ इफेक्टिव रेट उस टाइम हमें मिलेगा, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस के साथ क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। जबकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ये हमें क्या मिलेगा? हमें साथ साथ इसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। और ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो होता है जो कि फेस वैल्यू पे एसेट की, आपने अपना इंस्ट्रूमेंट की फेस वैल्यू के ऊपर लिखा होता है। मिसाल के तौर पर जनाब आपने डिबेंचर परचेज किया 10% के हिसाब से। अब वो जो डिबेंचर आपने 10% के हिसाब से परचेज किया, इसका मतलब क्या है कि जनाब उसके फेस पे कितना परसेंट लिखा हुआ है? 10%। क्या आपको 10% इसका मिलेगा ही मिलेगा? वो हकीकत में क्या है? नॉमिनल रेट, ठीक है। और उसी रेट को कूपन रेट भी कहा जाता है। तो इस वजह से ये हमेशा किस पे होगा? पार वैल्यू, पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट। कूपन रेट मतलब जो फेस वैल्यू पर रेट लिखा हुआ, ओके। और ये साथ साथ हमें मिलता भी रहेगा, क्लियर? ये साथ साथ हमें मिलता भी रहेगा। अच्छा जी, अब जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। जैसे हमने बनाया था ना अपना IFRS 16 के अंदर, जैसे हमने स्केड्यूल बनाया था लीज रीपेमेंट का, अमोर्टाइजेशन का भी ऐसे स्केड्यूल बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क, जहाँ पे हम पेमेंट कह रहे थे वहाँ पे हम उसको नॉमिनल रेट का नाम दे देंगे या कैश का नाम दे देंगे, ठीक है। नॉमिनल रेट किस पे होगा? कैश, यानी कि ये हमें पैसे वापस मिल जाएंगे साथ साथ। तो जो हमें पैसे मिलते जाएंगे हम क्या करते जाएंगे? माइनस करवाते जाएंगे, ओके। और इसके बाद इफेक्टिव रेट वही है जैसे आपके पास फाइनेंस इनकम या फाइनेंस कॉस्ट हुआ करती थी, कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता था, यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो होता था, उसके साथ क्या होता था? ये मल्टीप्लाई हो जाता था। जैसे वहाँ पर हम लोग पेमेंट करते थे जी, वहाँ पे कैश, या वहाँ पे भी मतलब रिसीव भी हम लोग कर रहे थे ना एक जगह पे जाके, जब हम लेसर होते थे, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग रिसीव कर रहे थे। तो सेम वही चीज़ होगी, ओके। तो अब जरा जनाब हम लोग बात कर लेते हैं